Okay. See now, so there are two possibilities, है ना? Either clockwise or anti-clockwise. है ना? तो now while this loop is entering, ये जब loop enter हो रहा है, तो flux बढ़ेगा अभी, है ना? It is coming into the field. अभी कितने एरिया में, इतने एरिया में फील्ड है यहाँ पर. थोड़ी देर के बाद और अंदर आ जाएगा तो एरिया बढ़ जाएगा, है ना? इतना एरिया हो जाएगा. तो flux is increasing when loop is entering into the field which is downward flux is increasing. तो it will oppose the increasing flux. कैसे oppose करेगा? It will oppose the increasing flux. How? अपना flux, it's अपना flux जो है ये opposite produce करेगा. It will produce its own flux outward. कैसे? क्योंकि फील्ड इनवर्ड है, एक्सटर्नल फील्ड जो है इनवर्ड है, ठीक है. इसकी खुद की फील्ड आउटवर्ड होनी चाहिए. Then only it can oppose the increasing flux which is producing the induced EMF. That is what the Lenz law says. तो इसकी खुद की फ्लक्स, खुद की फील्ड आउटवर्ड होनी चाहिए, डॉट होनी चाहिए फील्ड. डॉट के लिए फिंगर्स को सर्कमफ्रेंस पे रखो, ऐसे करंट आना चाहिए ऐसे, तभी तो थंब जो है सेंटर में ऊपर की तरफ आएगा, जो मैग्नेटिक फील्ड दिखाएगा. आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होने के लिए करंट शुड बी एंटी क्लॉकवाइज. तो दैट इज व्हाट, इसको हम एंटी क्लॉकवाइज नहीं लिखा है बुक में, उन्होंने ऐसे लिखा है along CD AB. एंटी क्लॉकवाइज ही हुआ. लेट्स सी हाउ दे आर रिटन द आंसर. along the path BC DAB. BC, हाँ ऐसे BC DAB. एंटी क्लॉकवाइज हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है. तो लिसन अगेन once more, I am explaining. I mean loop is entering into the inward magnetic field. External field is inward. Therefore, inward flux is increasing. Now, induced flux should oppose. Induced flux जो होगा, induced field जो होगी loop में, induced EMF जो होगा, that will oppose the increasing flux. That is what the Lenz law says. तो इंक्रीजिंग फ्लक्स को कैसे अपोज कर सकता है? अपना खुद का फ्लक्स अपोजिट डायरेक्शन में प्रोड्यूस करे. इसका मतलब खुद की फील्ड जो है अपोजिट डायरेक्शन, खुद की जो फील्ड है इसकी अपोजिट डायरेक्शन में हो, अप्लाइड फील्ड. सिंपल वर्ड्स में बोले कि अगर फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है तो इंड्यूस्ड फील्ड शुड बी अपोजिट टू द अप्लाइड फील्ड, एक्सटर्नल फील्ड. एक्सटर्नल फील्ड जो है इनवर्ड है, इसकी फील्ड जो है आउटवर्ड आनी चाहिए. आउटवर्ड के लिए करंट ऐसे इंड्यूस होना चाहिए along the ABCA. Got it? तो ये तुम्हारा that is the direction of induced current. इसको नहीं समझ में आया तो I will explain you once more. Or you ask your doubts कि direction of induced current कैसे होगी. Let us go back to the Lenz law. Lenz law says that polarity of the induced EMF is such that it tends to produce the current which opposes the change in magnetic flux that produces it. करंट, ऐसा करंट होना चाहिए जो अपोज करे किसको? चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स को. तो चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स जो यहाँ पे बढ़ रहा है, इट इज कमिंग इनटू द फील्ड. फील्ड इज अप टू फील्ड की जो है बाउंड्रीज ये हैं, उसके अंदर इंटर हो रहा है वो, ठीक है. तो इंक्रीजिंग फ्लक्स है, तो कैसे अपोज करेगा लेंज लॉ? तो अपना फ्लक्स आउटवर्ड प्रोड्यूस करेगा. तभी तो नेट फ्लक्स जो इंक्रीज होने की टेंडेंसी है उसको डिक्रीज करने की टेंडेंसी करेगा. तो इसकी जो फील्ड होनी चाहिए आउटवर्ड होनी चाहिए, क्योंकि एक्सटर्नल फील्ड इनवर्ड है. इट इज गोइंग डीप इनटू द फील्ड में ज्यादा से ज्यादा एरिया कवर कर रहा है, मतलब इट इज एंटरिंग इनटू द फील्ड. तो इंड्यूस फील्ड भी आउटवर्ड होगी, डॉट वाली होगी फील्ड. इसकी फील्ड डॉट वाली होगी. मैं दूसरे कलर से करता हूँ.
इसकी जो फील्ड होगी आउटवर्ड होगी, यहाँ पे डॉट्स लगा देते हैं, फील्ड लाइंस बाहर आएंगी इसकी, क्योंकि यहाँ पर क्रॉस वाली फील्ड ऑलरेडी है, एक्सटर्नल फील्ड इज क्रॉस, एक्सटर्नल फील्ड जो है क्रॉस वाली है, तो इसकी डॉट फील्ड बनेगी, तो इसलिए वो इंक्रीजिंग फ्लक्स को अपोज कर पाएगा। इन दोनों में अपोजिट आंसर होगा, इसमें बाहर निकल रहा है, इन दोनों में बाहर निकल रहा है, तो लेंज लॉ से जो है अपनी फील्ड इनवर्ट प्रोड्यूस करेगा। अपनी फील्ड इनवर्ट प्रोड्यूस करने के लिए फिंगर्स को सरकमफ्रेंस पे रखो, ऐसे फिंगर्स होंगी तो क्रॉस आ जाएगा अपने आप, इसमें भी ऐसे। ठीक है, तो ये तुम्हें याद रखना है, क्योंकि इसके क्वेश्चंस जनरली दिखते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन एंड बोर्ड। सर आप एक और बार एक्सप्लेन कर दीजिए ना। लेंज लॉ बताओ, लेंज लॉ क्या बोलता है? कि सर अगर नॉर्थ पोल की तो बात ही नहीं की मैंने, नॉर्थ पोल तो बाद में एग्जांपल में लिया, एग्जांपल में लिया। पहले देखो स्टेटमेंट क्या है, पोलैरिटी ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ इज सच दैट it tends to produce a current, see here underline कर रहा हूँ, पोलैरिटी ऑफ इंड्यूस्ड करंट, लूप होगा उसमें बस दो ही पोलैरिटी हो सकती है, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज। polarity of induced EMF is such that it tends to produce a current which opposes the change of magnetic flux that produces it, है ना? तो इंक्रीजिंग फ्लक्स इसको प्रोड्यूस करेगा, तो अपनी फील्ड अपोजिट प्रोड्यूस करेगा। डिक्रीजिंग फ्लक्स इसको प्रोड्यूस करेगा, अगर डिक्रीजिंग फ्लक्स इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस कर रहा है लूप में, तो फिर वो अपनी फील्ड भी एक्सटर्नल फील्ड की तरफ प्रोड्यूस करेगा। ओके सर, ठीक है। हाँ। तो फर्स्ट केस में इसकी फील्ड आउटवर्ड होगी क्योंकि एक्सटर्नल फील्ड इनवर्ड है। सेकंड केस में लूप बाहर निकल रहा है तो इनवर्ड होगा, हाँ फिर वो इनवर्ड होगी क्योंकि अप्लाइड फील्ड इनवर्ड है और फ्लक्स कम होता जा रहा है, तो ये क्या बोलेगा, नहीं अभी डिक्रीजिंग फ्लक्स जो है दैट इज उसको मैं डिक्रीज नहीं होने दूंगा, अपना फ्लक्स भी उस तरफ प्रोड्यूस करूंगा। दैट इज व्हाट अपोजिशन क्या है, जो हो रहा है उसको नहीं होने देना, इंक्रीज हो रहा तो इंक्रीज नहीं होने देना, डिक्रीज हो रहा डिक्रीज नहीं होने देना, तो अपनी फील्ड अकॉर्डिंग टू दैट प्रोड्यूस करना। तो उसके अकॉर्डिंग करंट विल बी अकॉर्डिंग टू दैट डिसाइड होगा। ठीक है, तो इस पे बेस ये क्वेश्चन है, देखो ये क्वेश्चन है मेरा, इसमें मैं इजी मेथड भी बता दूंगा। अगर तुम्हें लेंज लॉ यूज करने में टाइम लगता है तो एक इजी मेथड भी होता है। देखो ये एक लॉन्ग वायर, इसमें करंट प्रोड्यूस हो रहा है, तो फाइंड डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट in circular loop if current I is increasing. तो ये कोप्लेनर है, लूप एंड वायर सा, लूप एंड वायर आर कोप्लेनर, एक ही प्लेन में। तो पहले लेंज लॉ से निकालेंगे, फिर हम इसका शॉर्टकट मेथड बना सकते हैं कि भाई देखते हैं इसको हमेशा याद रख सकते हैं क्या जल्दी से, बट आंसर जो है लेंज लॉ से ही होते हैं करेक्ट, मतलब दैट इज ए करेक्ट एक्सप्लेनेशन टू यू। तो दिस इज होमवर्क प्रॉब्लम, सॉल्व करके भेजो इसको। और इसमें 50% चांसेज होते हैं सही हो जाए, प्रोबेबिलिटी इज करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी 50% है, या तो एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज। बट एक पॉइंट और भी हो सकता है, अगर ऐसा दे दे कि इन करंट ना तो इंक्रीज हो रहा है ना डिक्रीज हो रहा है, कांस्टेंट दे देंगे। अगर कांस्टेंट दे दिया तो नो इंड्यूस ईएमएफ, नो चेंज ऑफ फ्लक्स, करंट जब कांस्टेंट है नो चेंज ऑफ फ्लक्स, नो इंड्यूस करंट, सिंपल। इतना तो कॉमन सेंस हम लगा ही सकते हैं।
फैराडे लॉ क्या बोलता है, चेंज ऑफ फ्लक्स होना चाहिए, तो कांस्टेंट करंट होगा तो चेंज ऑफ फ्लक्स होएगा ही नहीं, तो वो तो रूल आउट हो गया। तो बचे अभी दो चांसेस, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज। 50% रिस्क ले सकते हैं ना, क्लॉकवाइज होगा सर। आई डोंट नो, कल डिस्कस करेंगे क्लॉकवाइज है कि लेंज लॉ से, लेंज लॉ से ही निकालना पड़ेगा। तो पहले इसकी फील्ड देखनी पड़ेगी किधर है, लूप जहाँ पे लूप है, लूप के सेंटर में फील्ड देखो आउटवर्ड है या इनवर्ड है, तो उसके बाद फिर लेंज लॉ लगाओ। पहले तो फील्ड की डायरेक्शन पता होनी चाहिए, इनवर्ड या आउटवर्ड। ओके, जस्ट ए मिनट, बैटरी ऑफ पेंसिल इज लो। 1 मिनट के लिए मैं लिखना बंद कर रहा हूँ, ओनली एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो ये हो गया। दिस इज, देखो एक ये क्वेश्चन भी है 6.5, दिस इज आल्सो गुड क्वेश्चन। उसमें डी पार्ट इज वेरी गुड, डी पार्ट इज वेरी वेरी गुड क्वेश्चन, है ना। तो इसमें मिस्टेक भी होती कभी कभी, तो आई वांट यू टू रीड इट थ्रू प्रॉपरली। एक्सप्लेनेशन जब तक पढ़ेंगे नहीं इसको, तो एक्सप्लेनेशन भी थोड़ा सा फिर समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो गो थ्रू दिस क्वेश्चन, फर्स्ट 3 पार्ट यू कैन डू इट इजिली, ए बी सी कर सकते हैं, है ना, और डी में एक्सप्लेन कर दूंगा। ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन देख लेते हैं ना। तो एक्सरसाइज का क्वेश्चन 6.2 है, यूज लेंज लॉ टू डिटरमाइन डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट in the situation described in the figures। पहले में जस्ट ए में, ओके जस्ट जस्ट 1/2 मिनट, माय पेंसिल इज नॉट वर्किंग, तो थोड़ा सा देखो उसको। फर्स्ट में क्या बोल रहे हैं, वायर ऑफ इरेगुलर शेप टर्निंग इनटू सर्कुलर शेप। इरेगुलर शेप की जो वायर है दैट इज टर्निंग इनटू द सर्कुलर शेप। और सेकंड केस में क्या हो रहा है, सर इनिशियली सर्कुलर शेप है, डिफॉर्मिंग इनटू द नैरो स्ट्रेट वायर। तो ये बताओ तुम लोग, एरिया जो है किस में मोर होगा। सपोज कोई वायर है तुम्हारे पास, उसको कौन से शेप में रखें कि सबसे ज्यादा एरिया इनक्लोज करे वो। कैन यू सर्कल। गेस? सर्कल। सर्कुलर शेप विल इनक्लोज मैक्सिमम एरिया, तो सर्कुलर की तरफ जाएंगे तो एरिया बढ़ेगा, और सर्कुलर से दूसरे शेप में उसको कन्वर्ट करेंगे तो एरिया घटेगा। तो अभी हमें पता लग गया फ्लक्स किस में बढ़ रहा है किस में घट रहा है, उससे फिर हम अपना आंसर निकाल सकते हैं ना। तो फर्स्ट केस में वो सर्कुलर शेप की तरफ कन्वर्ट हो रहा है ना, इट इज कन्वर्टिंग इनटू, ओके लेट अस जस्ट टेक आउट द फर्स्ट केस में ये ऐसे उसको स्ट्रेच करना है, फाइनली सर्कुलर शेप में डॉट दिया, देखो सर्कुलर शेप में कन्वर्ट करना है, तो मतलब फ्लक्स बढ़ रहा है। तो फ्लक्स बढ़ रहा है तो अभी ये, और अच्छा फील्ड, एक्सटर्नल फील्ड कैसी है, डॉट्स दिख रहे हैं, एक्सटर्नल फील्ड डॉट वाली है, तो इसकी खुद की फील्ड कौन सी आएगी, क्रॉस वाली आएगी। बढ़ रहा है ना, तो बढ़ने में क्या करता है, अपनी खुद की फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में प्रोड्यूस करता है, तो खुद की फील्ड क्रॉस वाली आएगी बिकॉज डॉट वाली फील्ड अवेलेबल है। तो क्रॉस के लिए, क्रॉस मीन्स इनवर्ड, इनवर्ड के लिए फिंगर्स सेंटर में, थंब इनवर्ड जाना चाहिए, तो राइट हैंड की फिंगर्स कैसी जानी चाहिए, राइट हैंड की फिंगर्स जो है ऐसे जानी चाहिए, फिंगर्स ऐसे टर्न होनी चाहिए, तभी तो क्रॉस आता है। तो अलोंग द सी डी ए बी सी, ओके 1 मिनट रुक जाओ, कुछ गड़बड़ हुई है क्या, देखते हैं। 8, अच्छा सॉरी 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 सॉरी, ये देखो, ओके ओके, ये डॉट दिख रहा है कि क्रॉस दिख रहा है तुम लोगों को, क्रॉस। क्रॉस है, बहुत छोटा था ना, मुझे डॉट दिख रहा है, मुझे आई साइट की थोड़ी प्रॉब्लम है। नाउ इट्स ओके, नाउ क्रॉस दिख रहे हैं ना। हाँ। अच्छा मैंने इनको देख लिया होगा, ये डॉट्स दिखे होंगे मुझे, ये वाले, ये तो सर्कुलर शेप हो रहा है वो बता रहे हैं, बट फील्ड इज क्रॉस, फील्ड इज क्रॉस, फील्ड क्रॉस है, तो इसकी अभी बढ़ रहा है एरिया,
तो इसकी फील्ड डॉट वाली आएगी। डॉट वाले के लिए फिंगर्स ऐसे रखनी पड़ेंगी हमें। फिंगर्स सरकमफ्रेंस पे फिंगर रखते हैं तो थंब जो है राइट हैंड का थंब सेंटर में ऊपर की तरफ आएगा, ऊपर की तरफ आएगा, तभी तो इंक्रीजिंग फ्लक्स विच जो जो फील्ड है एक्सटर्नल फील्ड क्रॉस है तो उसको अपोज करेगा। तो इस डायरेक्शन में करंट इंड्यूस विल बी एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मींस एंटी क्लॉकवाइज में आंसर नहीं दिया, ए डी सी बी ए। देखो इसका आंसर दिया है अलोंग द ए डी सॉरी ए बी सी डी। ए यहां पर, अरे क्या हो रहा है, दोनों में प्रिंटिंग एरर है। देखो प्रिंटिंग एरर है आंसर में, देखो ए डी सी डी दिया है ना, तो ए होना क्या चाहिए, ए डी सी बी। लिसन अगेन नाउ, फिर से देखो एक बार। एक्सटर्नल फील्ड इज क्रॉस and area is increasing, flux is increasing, so induced current will be such a way that induced field will be such a way that it should be opposite to the external field, opposite to the external field which is inward। इसकी खुद की फील्ड डॉट आनी चाहिए। डॉट के लिए डॉट के लिए करंट ऐसे होना चाहिए। फिंगर्स जो है सरकमफ्रेंस में करंट दिखाते हैं तो थंब बीच में फील्ड दिखाता है, तो करंट शुड बी लाइक दिस। तो आंसर क्या होना चाहिए, ए डी सी बी ए। तो ए डी सी बी, तो ए डी सी बी होना चाहिए। तो आंसर में करेक्शन कर लो, ए डी सी बी, ये बी आएगा। सेकंड पार्ट अपने आप करो, आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग दिस। इसमें फर्स्ट पार्ट में कोई डाउट हो तो पूछो। ठीक है, तो लेंज ला को यहीं पे रोक रहे हैं, नहीं तो ज्यादा सिर में दर्द होने लगेगा तुम लोगों को, फिर हेडेक शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो जब इंक्रीजिंग फ्लक्स इंक्रीज होता है तो इंड्यूस फील्ड आउटवर्ड होती, अपोजिट टू द अप्लाइड एक्सटर्नल फील्ड होती। डिक्रीज होगा फ्लक्स तब जो इंड्यूस फील्ड होगी, जो एक्सटर्नल फील्ड है उसी की तरफ होगी, उसकी डायरेक्शन। और डायरेक्शन निकालने के लिए ऑलरेडी मैग्नेटिज्म में बहुत बार हम डिस्कस कर चुके हैं ये पॉइंट। उसको मैग्नेटिज्म को रिवाइज करो तो विल गेट द डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, फील्ड की डायरेक्शन कैसे निकालते हैं। सर्कुलर के लिए या क्लोज लूप के लिए फिंगर्स रखते हैं सरकमफ्रेंस की तरफ, करंट की तरफ, और थंब सेंटर में फील्ड की डायरेक्शन आती है राइट हैंड का जो थंब होगा, फिंगर्स को रखो सरकमफ्रेंस की तरफ। लूप का लूप इवन सर्कल लूप नहीं भी है, इरेगुलर है, तभी भी रख सकते हैं फिंगर्स। तो करंट की डायरेक्शन में रखते हैं फिंगर्स, थंब इंडिकेट द फील्ड एट सेंटर राइट हैंड का। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, आसान है डेरिवेशन ये। अभी सारे डेरिवेशन it will be done, they will be done by Faraday's second law, E is equal to minus d phi by dt। phi की वैल्यू, फ्लक्स की वैल्यू डायग्राम से निकाल के पुट कर देंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे, तो अपना डेरिवेशन हो जाता है। तो ये डेरिवेशन वेरी इंपॉर्टेंट, 2-3 लाइन का डेरिवेशन है, वेरी इजी एंड वेरी इंपॉर्टेंट, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड में। तो इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, मोशनल ईएमएफ, इसको हम ब्रीफली लिखें, मोशनल ईएमएफ ड्यू टू मोशन। ठीक है, तो ये कंडक्टर मूव कर रहा है इधर, इधर या इधर, दोनों में सेम आंसर आएगा। तो ये कंडक्टर की लेंथ एल है, ये भी कंडक्टर है, ये कंडक्टिंग फ्रेम है। देखो लिसन वेरी केयरफुली नाउ,
जस्ट कुछ प्रॉब्लम है क्या नेटवर्क की? तो वी आर गोइंग टू डू द इम्पोर्टेंट डेरिवेशन, और ये इसमें न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, डेरिवेशन भी बोर्ड में आता है, और जस्ट वेरी इजी डेरिवेशन। तो देखो इसमें जस्ट लेट मी एक्सप्लेन यू द सिचुएशन। ये एक कंडक्टिंग वायर है, ये अपना इस शेप में है, यू शेप बोल सकते हैं इसको, बट हॉरिजॉन्टल ऐसे रखा हुआ है। और ये स्लाइडिंग कंडक्टर, सब कंडक्टर नहीं है, इंड्यूस ईएमएफ कंडक्टर में ही होगा। ये स्लाइडिंग कंडक्टर है जिसकी लेंथ एल है, कांस्टेंट स्पीड v से हम उसको अंदर की तरफ खींच रहे हैं, बाहर की तरफ भी खींच सकते हैं, डजंट मैटर। और फील्ड इज परपेंडिकुलर, क्रॉस है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर है, ठीक है। और एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे x डिस्टेंस पर है वो, इस वाले एंड से, ठीक है। तो कंसीडर कंडक्टिंग रॉड PQ of length L moving with the constant velocity v as shown in perpendicular field B। ये तीन टर्म्स में अपना डेरिवेशन हो जाएगा। तो देखो फ्लक्स कितना होगा एट दिस मोमेंट फ्लक्स विल बी B इंटू ए, एरिया कितना होगा L इंटू, ये एरिया चाहिए, L इज लेंथ, ये वाली x ये है, तो इस मोमेंट पे एरिया विल बी L इंटू एक्स। फैराडे सेकेंड लॉ लिखा, उसमें फाई की वैल्यू पुट कर दी ये वाली, ठीक है। ओके एक स्टेप मैं बढ़ा रहा हूँ, जस्ट यू विल आस्क सर ये डायरेक्ट कैसे लिख दिया, वन स्टेप आई एम इंक्रीजिंग। देखो ये देखो माइनस डी बाई डी टी बी एल एक्स, पहले एज इट इज वैल्यू पुट कर देते, फिर बी एल को बाहर निकाल लेते हैं, माइनस डी एक्स बाई डी टी। डी एक्स बाई डी टी क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेस, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजिशन इज कॉल्ड वेलोसिटी, तो ये v हो जाएगा, तो v, इसको v लिख दिया माइनस के साथ, माइनस डी एक्स बाई डी टी इज रिटर्न v, डी एक्स बाई डी टी v होता है, बट माइनस को भी यहाँ पर v के साथ इंक्लूड कर लिया गया है, तो BLV इट इज मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज रिलेशन, इंड्यूस ईएमएफ निकालना है तो BLV फार्मूला। B मैग्नेटिक फील्ड है, L लेंथ ऑफ द स्लाइडिंग कंडक्टर है, और V इज द वेलोसिटी विद विच इट इज स्लाइडिंग। तो छोटा डेरिवेशन है, 2 मार्क्स में या 3 मार्क्स में आ सकता है। इट इज कॉल्ड मोशनल ईएमएफ ड्यू टू मोशन। और इधर भी होता है, अगर इधर भी मूव कर रहे तभी भी सेम रहेगा, यू कैन मूव इट इनवर्ड, as we know increasing decreasing both the flexes will produce the induced EMF। just note down, very important derivation। देखो इसमें मैग्नेटिज्म से हो रहा है, इसमें नो केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व, ये जो है इंड्यूस ईएमएफ हो गया। अगर तुम यहाँ पे बल्ब लगा दो तो ग्लो करता है वो, इट विल ग्लो, लाइट फास्ट मूव करेंगे तो ज्यादा ग्लो होता है वो, दैट्स हाउ द इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड। तो सेम रिजल्ट इज, अच्छा ये बताओ, सपोज ये क्लोज लूप नहीं बनाना, जस्ट थोड़ा सा, ओके सपोज सिंगल रॉड है, इफ वी मूव द रॉड, कंडक्टिंग रॉड, ये ऐसा फ्रेम नहीं है, ऐसा फ्रेम नहीं है, क्लोज लूप नहीं बनना है इसमें, क्लोज लूप इज नॉट फॉर्म, then also same motional EMF in the moving rod, then also same BLV induced EMF will take place, but current will not flow। इसमें क्या होता है, करंट भी फ्लो शुरू हो जाता है, there starts current flowing in the closed loop। बट अगर रॉड को मूव करेंगे तो इंड्यूस ईएमएफ तो प्रोड्यूस होगा, इसके वन एंड्स पे एक तरफ पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे, एक तरफ नेगेटिव चार्ज इकट्ठे हो जाएंगे आके, तो ये बैटरी जैसा तो बन जाएगा जिसका ईएमएफ BLV होगा, बट करंट विल नॉट फ्लो। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इसमें करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है, इसमें नहीं होता, क्योंकि लूप क्लोज लूप नहीं, ये तो रॉड है। जस्ट लेट मी
मेक इट, ये रॉड है, सॉलिड रॉड है ये, थोड़ा सा, ये इज सॉलिड रॉड, इट इज नॉट द लूप, कंडक्टिंग रॉड है, ठीक है। तो इसमें भी सेम रिजल्ट आने वाला है, इसका थोड़ा सा अप्रोच अलग है, एनसीईआरटी बुक में दिया है ये भी, अप्रोच डिफरेंट बट इट इज सेम। देखो अप्रोच देखते कैसे, लॉरेंज फोर्स याद है तुम लोग को, लॉरेंज फोर्स ऑफ द फ्री चार्ज क्यू इज क्यू वी क्रॉस बी था, क्यू वी बी साइन थीटा, यहाँ पे तो एंगल 90 है तो साइन थीटा नहीं लिख रहे हम लोग, तो फोर्स ऑन द चार्ज इज क्यू वी बी, है ना। बिगनिंग की हमने मैग्नेटिज्म का चैप्टर इसी से स्टार्ट किया था हमने, क्यू वी बी, क्यू इंटू वी क्रॉस बी, तो चार्ज के ऊपर, इसके अंदर चार्ज रहते, कौन से चार्ज रहते, इलेक्ट्रॉन रहते, फ्री इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर फोर्स लगता है, उसकी वजह से इंड्यूस ईएमएफ होता है। तो दे आर जस्ट टेकन इनटू द वन पर्टिकुलर डेफिनेट डायरेक्शन, तो इसलिए वो फोर्स लगता है क्यू वी बी साइन थीटा वाला, वी विल बी द डिस्क वेलोसिटी हियर, ठीक है। तो वर्क डन टू मूव द चार्ज फ्रॉम क्यू टू पी, क्यू से पी तक चार्ज लेके आ रहे हैं, है ना? तो वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स कितना होगा, ये जो ऊपर वाला फॉर्मूला, क्यू वी बी, डिस्प्लेसमेंट कितना, लेंथ एल इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टिंग रॉड, ऑलराइट। तो ये हो गया फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इज द लॉरेंज फोर्स, लेंथ, और इंड्यूस ईएमएफ इज वर्क, इंड्यूस ईएमएफ इज द पोटेंशियल डिफरेंस, एंड पोटेंशियल डिफरेंस इज द वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो वर्क डन ये आ गया, चार्ज यहाँ आ गया, क्यू क्यू कैंसिल हो गया, फिर से वही बी एल बी, सेम आ गया कि नहीं, सेम रिजल्ट बी एल बी, ठीक है। तो इट इज द सेम रिजल्ट, एनी हाउ यू टू रिमेंबर दिस फार्मूला, न्यूमेरिकल्स में काम आएगा काफी। तो अगर वो आइसोलेटेड रॉड है, कंडक्टिंग रॉड है, और फील्ड लाइंस को कट करके आगे बढ़ रही है वो, तो देर एक साइड में इलेक्ट्रॉन इकट्ठे हो जाएंगे जाके, एक साइड में इलेक्ट्रॉन इकट्ठे हो जाएंगे, दूसरी साइड में शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रॉन विल मेक इट पॉजिटिव। तो ये बताओ पॉइंट पी, जो पी है वो पॉजिटिव होगा कि क्यू पॉजिटिव होगा, कौन सा एंड पॉजिटिव होगा? डू यू रिमेंबर फोर्स इज गिवन बाय, ओके वेक्टर फॉर्म देखें, वेक्टर जो लॉरेंज फोर्स था क्यू वी क्रॉस बी था, तो वी किधर है, वी इस तरफ है, और बी अंदर की क्रॉस दिखाया मैंने, देखो। तो फिंगर्स को इधर रखो, इंडेक्स फिंगर को, और टर्न करो सेकंड वेक्टर की तरफ, विच इज इनवर्ड, तो थंब ऊपर दिखाएगा, थंब ऊपर है, पॉजिटिव चार्ज के ऊपर फोर्स ऊपर लगेगा, तो यहाँ पे प्रोटॉन, यहाँ पर जो है पॉजिटिव चार्जेस इकट्ठे हो जाएंगे, और नीचे जो है इलेक्ट्रॉन इकट्ठे हो जाएंगे आके, तो ये सेल जैसा बन जाएगा, गॉट इट। तो ये एक पेंसिल सेल जैसा दिख रहा है, V क्रॉस B, V is towards right और magnetic field is inward, thumb will point out this side, thumb ऊपर की तरफ आएगा, मतलब पॉजिटिव चार्जेस के ऊपर फोर्स ऊपर की तरफ होगा, नेगेटिव चार्ज की तरफ नेगेटिव चार्ज में नीचे की तरफ आएगा, इलेक्ट्रॉन नीचे आके इकट्ठे हो जाएंगे, और ऊपर शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रॉन विल मेक इट पॉजिटिव, तो ऊपर वाला एंड इस केस में पॉजिटिव होगा। और ये जो डायग्राम है देखो, ऊपर वाला जो डायग्राम था उसमें उसमें इस तरफ आ रही, देखो, तो यहाँ पर ये वाला पॉजिटिव होगा, अगर तुम देखो उसको, तो ये वाला अगर चेक करो, ये वाला एंड पॉजिटिव आएगा, ये नेगेटिव आएगा, ठीक है। लॉरेंज मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन क्रॉस प्रोडक्ट से देंगे, V क्रॉस B, पॉजिटिव चार्जेस सब यहाँ पे इकट्ठे हो जाएंगे और नेगेटिव चार्ज इधर, ठीक है। तो ये डायरेक्शन में थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा तुम लोगों को, लॉरेंज फोर्स का जो सिखाया था ना, वहां पे थोड़ा सा रिवाइज कर लो, अगर एंड कौन सा एंड पॉजिटिव होगा तो वो तुम्हें V क्रॉस B से मिल जाएगा। तो क्या है, तीन टर्म इसमें B L V है ना, मैग्नेटिक फील्ड कितनी स्ट्रांग है, लेंथ कितनी ज्यादा है, हाउ फास्ट वी आर मूविंग इट, ठीक है। तो ये हो गया। और अगर इसमें थोड़ा सा मैं एक्स्ट्रा पॉइंट बता दूं तुम्हें, इफ यू डोंट माइंड,
जेई एंड नीट पॉइंट ऑफ व्यू से है बस, तो बोर्ड के लिए उतना ही था। देखो इसमें वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं इसको, जो मैथ्स के स्टूडेंट है उनको पता होगा, ट्रिपल प्रोडक्ट बोलते हैं इसको। देखो v क्रॉस b तो इनके बीच में क्रॉस प्रोडक्ट है। देखो ये तीन टर्म है, देखो जस्ट दीज थ्री टर्म्स बी एल वी है ना, तो बी एल वी, तो ये बी है मैग्नेटिक फील्ड। एक मिनट, मैग्नेटिक फील्ड का वेलोसिटी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट है, और डॉट लेंथ जो है बाहर है वो डॉट प्रोडक्ट है ना। डॉट प्रोडक्ट को हम कम्यूटेटिव भी इधर भी ला सकते हैं, एल डॉट वी क्रॉस बी रहेगा साथ में, क्योंकि फोर्स है ना, फोर्स वी क्रॉस बी से, फोर्स का कंट्रीब्यूशन भी था ना इसमें अभी हमने जो डिराइव किया, तो वी क्रॉस बी फोर्स, और लेंथ का डॉट प्रोडक्ट है। ऑफ कोर्स देखो इन क्रॉस प्रोडक्ट जिससे वेक्टर मिलेगा, वेक्टर के साथ वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हो सकता है ना, तो ये पॉइंट याद रखो, अगर कभी तुम्हें वेक्टर के फॉर्म में लिखना पड़े तो ये याद रखो, ठीक है। और दूसरा पॉइंट, इफ रॉड इज इंक्लाइंड देन लेंथ परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी विल बी टेकन। तो देखो ऐसे जा रही है, नहीं लेंथ, रॉड तो इंक्लाइंड है और ऐसे चल रही है वो, और फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर इनवर्ड या आउटवर्ड, फील्ड लाइंस अभी भी परपेंडिकुलर है, बट रॉड, तो इसके जो लेंथ, ये जो रॉड है ये एंगल वेलोसिटी के साथ थीटा एंगल बना रही, तो ये इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट, तो रॉड का परपेंडिकुलर कंपोनेंट ये जो आएगा एल साइन थीटा आएगा। तो ये कितनी फील्ड लाइंस को कट करके जा रहा है, दैट मैटर्स। इमेजिन कर लो ये जो रॉड का जो है ये वाली एंड कितने फील्ड लाइंस को कट करता है, दैट मैटर्स। इंक्लाइन में वो ज्यादा फील्ड लाइंस को कट नहीं कर पाए, उसकी जो प्रोजेक्टेड लेंथ है, इसको प्रोजेक्टेड लेंथ भी कभी कभी बोलते हैं, वो कितनी फील्ड लाइंस को कट करती, दैट मैटर्स। तो इसमें क्या आएगा, तो हमने क्या लिखा है यहाँ पे, लेंथ परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी विल बी टेकन, तो ये वाली लेंथ है ना, तो दैट इज v साइन थीटा है ना, तो v साइन थीटा है वो, है ना। तो ये फार्मूला बन जाएगा फिर, थीटा क्या है, देखो थीटा इज द एंगल बिटवीन एल एंड बी, लेंथ ऐसे और एल एंड वी, सॉरी, लेंथ इस डायरेक्शन में और वी इस डायरेक्शन में, तो उनके बीच का एंगल। पॉजिटिव एंड और हायर पोटेंशियल विल बी फाउंड बाय v क्रॉस b, अभी मैंने ऊपर बताया था ना, v क्रॉस b से निकाला जाएगा, अभी जस्ट जो ऊपर मैंने डिस्कस किया, दैट इज द पॉइंट। पॉजिटिव एंड और हायर पोटेंशियल एंड will be found by will be in the direction of v cross b। ऐसे मैं थोड़ा इसको चेंज कर देता हूँ, will be in the direction of v cross b, ठीक है। तो बस यहाँ पे मैं क्लोज कर रहा हूँ, दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक सेमी सर्कुलर वायर falling vertically in uniform horizontal field, एक मिनट यहाँ पे मुझे थोड़ा सा कर, यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल इनवर्ड फील्ड, यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल इनवर्ड फील्ड, ठीक है। यहाँ पे मैंने थोड़ा करेक्शन किया, इन यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल इनवर्ड फील्ड B, find induced EMF when its velocity is v and which end will be positive। ऐसे सेमी सर्कुलर गिर रहा है, तो इसको मैं एक थोड़ा सा एक पॉइंट बता दूं, इसको प्रोजेक्टेड लेंथ भी बोलते हैं। यहाँ पे मैं रेड से लिख रहा हूं, प्रोजेक्टेड लेंथ, मतलब ये वेलोसिटी के परपेंडिकुलर जितनी लेंथ है दैट मैटर्स। यहाँ पे भी तुम्हें देखना पड़ेगा
वेलोसिटी के परपेंडिकुलर कितनी लेंथ आ रही, दैट मैटर्स है ना. तो लेट मी रीड इट अगेन. सेमी सर्कुलर वायर इज फॉलिंग vertically in uniform horizontal inward field. B, find induced EMF between induced EMF between P and Q. Induced EMF between P and Q. Induced EMF at its two ends. ये हटाओ. Induced EMF at its two end when its velocity is v. जिस समय वेलोसिटी v है उस समय ये जो दो एंड है P एंड Q, उनके बीच में कितना इंड्यूस ईएमएफ होगा. वेरी इजी क्वेश्चन है, बट कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो. और कौन सा एंड पॉजिटिव होगा, P पॉजिटिव होगा या Q पॉजिटिव. तो दिस इज द क्वेश्चन व्हिच कैन बी आस्क्ड इन बोर्ड एग्जामिनेशन, जेईई, नीट एंड एडवांस. चारों फॉर्म में पूछा जा सकता है दैट दिस क्वेश्चन. इनफैक्ट जेईई एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन है, बट बोर्ड में भी आ सकता है. दैट्स ऑल. इसमें तुम्हें प्रोजेक्टेड लेंथ देखनी है या वेलोसिटी के परपेंडिकुलर लेंथ देखनी है, और BLV वाला फार्मूला लगाना है ना. साइन थीटा तो 1 ही आ जाएगा, ये वाला फार्मूला. तो ये लेंथ डिसाइड करनी है, और डायरेक्शन कैसे देंगे, ये क्रॉस प्रोडक्ट से V क्रॉस B की जो डायरेक्शन होगी वो वाला एंड हायर पोटेंशियल होता है, पॉजिटिव होता है. दैट्स ऑल. Now you can unmute and ask your doubts. और आई थिंक टाइम भी होने वाला होगा, और जिनको कोई डाउट नहीं है दे कैन जस्ट लीव फ्रॉम माय साइड दिस मच ओनली. ये पॉइंट एक साथ दिखा दूं लास्ट वाले. ये 6.4 क्वेश्चन इसी पे बेस है, तो यू कैन डू इट टुडे और टुमारो. 6.4 वाला, ठीक है.